वेलकम बैक एवरीवन। चलिए आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्य सरकार ने एक सार्वजनिक कंपनी के 30% शेयर खरीदे हैं। इसे सरकारी कंपनी बनने के लिए उसे कम से कम कितने और अतिरिक्त अंश खरीदने होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि सरकारी कंपनी बनने के लिए कितने अंश खरीदने की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए, कोई भी सरकार, चाहे राज्य सरकार की बात करें, चाहे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, केंद्रीय सरकार की बात, अगर कोई भी गवर्नमेंट किसी कंपनी के 51% शेयर खरीद लेती है तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। ठीक है, चाहे फिर ये स्टेट गवर्नमेंट ही खरीदे, सेंट्रल खरीदे या दोनों मिलके खरीदे। फिलहाल ये ध्यान रखना, 51% शेयर्स अगर इस गवर्नमेंट के पास हैं तो वो सरकारी कंपनी होगी। ओके, तो यहाँ पे 30% ऑलरेडी परचेज कर लिए हैं गवर्नमेंट ने। कितने की और रिक्वायरमेंट है 51 होने के लिए? 21%। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी कंपनी को सरकारी कंपनी बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, आप ये नोट पढ़ सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे गिवन है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक निजी कंपनी अपना व्यापार शुरू कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए, समामिलन के तुरंत बाद। बी ऑप्शन है, व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र मिलने पर। सी ऑप्शन है, संचालकों की नियुक्ति करके। या डी, जनता से अंशों के लिए आवेदन आने पर। तो देखिए, एक निजी कंपनी अपना व्यापार समामिलन के तुरंत बाद आरंभ कर सकती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब किस दशा में एक सार्वजनिक कंपनी निजी कंपनी बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है, अंतर नियम को परिवर्तित करते हुए विशेष प्रस्ताव द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त करके। सी ऑप्शन है, ए और बी दोनों ही दशाओं में। या डी है, परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो देखिए, यहाँ पर सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी बनने की बात हो रही है, और जो कि दोनों ही प्रोसेस में किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए के थ्रू भी और बी के थ्रू भी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, ए व बी दोनों दशाओं में। ओके, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब स्वीकृति को कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, अनुबंध। बी है आपका प्रस्तावना। सी है अनुबंध का सार, या इनमें से कोई नहीं। तो हम चलते हैं सीधे करेक्ट ऑप्शन पे, जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनुबंध का सार कहा जाता है स्वीकृति को। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई। तो देखिए, यहाँ पर ना हम सीधे करेक्ट ऑप्शन पे चलते हैं, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1948 में। ओके, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अब निम्नलिखित में से किस उद्देश्य हेतु अंश प्रीमियम का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, कंपनी के ऋण पत्रों पर कटौती को अपलिखित करने में। ओके, ऑप्शन बी, कंपनी के प्रारंभिक खर्चों को अपलिखित करने में। ऑप्शन सी, शोध्य अधिमान अंशों का प्रीमियम पर शोधन करने में। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन ना ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। आप शेयर प्रीमियम का अमाउंट इन सभी प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सभी ध्यान रखिएगा आप। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, अब जिस मुद्रा में देश के समस्त लेन देन होते हैं उसे क्या कहेंगे भाई। ऑप्शन ए है प्रधान मुद्रा। ऑप्शन बी, सांकेतिक मुद्रा। सी है पत्र मुद्रा। या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, किसी भी देश में जिस मुद्रा में समस्त लेन देन होते हैं वो उस देश की प्रधान मुद्रा कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है हमारा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, अब कंपनी की प्रथम वार्षिक साधारण सभा। तो देखिए, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग की बात हो रही है, वो की जानी चाहिए। ऑप्शन ए, व्यवसाय प्रारंभ करने के 18 माह के भीतर। ऑप्शन बी, व्यवसाय प्रारंभ करने के बाद 15 माह के भीतर। या ऑप्शन सी, वित्तीय वर्ष बंद होने के बाद 15 माह के भीतर। या डी, समामेलन के बाद 18 माह के भीतर। तो यहाँ पे चलते हैं सीधे करेक्ट ऑप्शन, जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। भाई, समामेलन के बाद 18 माह के भीतर फर्स्ट एनुअल मीटिंग करनी होती है कंपनी को। और एक और बात मैं बता दूं, जो 2 मीटिंग होती है ना कंपनी की, 2 सभाओं के बीच का टाइम याद रखिएगा, वो 15 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा कि 2 सभाओं के बीच में 15 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, कंपनी सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो सीधे करेक्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। कंपनी के सचिव की नियुक्ति ना संचालक मंडल द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। चलिए, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान न होकर एक मानव विज्ञान है, ये कथन किसका है। ऑप्शन नंबर ए, रॉबिन्स। ऑप्शन नंबर बी, मार्शल।
सी है एडम स्मिथ या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए अर्थशास्त्र को ना मानव विज्ञान की संज्ञा रॉबिन्स ने दी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अयोग्य व्यक्ति के हाथों में सांख्यिकी विधियां सबसे भयानक अस्त्र हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन है, सीधे करेक्ट ऑप्शन ही देख लेते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, यूल और कैंडोल का। ओके, उन्होंने कहा था कि अयोग्य व्यक्ति के हाथों में सांख्यिकी विधियां सबसे भयानक अस्त्र होती हैं। आगे बढ़े फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, किन राष्ट्रों की आर्थिक दशा सुधारने में आर्थिक नियोजन का मुख्य योग है या योगदान है? ओके, ऑप्शन नंबर ए विकसित, ऑप्शन नंबर बी विकासशील, सी है अविकसित या डी है गरीब। तो देखिए आर्थिक नियोजन सबसे ज़्यादा यूजफुल ना विकासशील देशों के लिए है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है अब, विद्युत उत्पादित करने वाली कंपनी को अपनानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इकाई लागतांकन, बी है प्रक्रिया लागतांकन, सी है परिचालन परिव्यांकन या डी उपकार्य लागतांकन। तो देखिए ये सारे मेथड्स ना आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़े थे, जब आपने बीकॉम किया था तो वहाँ पे एज अ सब्जेक्ट आपका कॉस्ट अकाउंटिंग था। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ये हर एक मेथड से रिलेटेड एक आपने चैप्टर किया होगा, तो ये वही मेथड्स की बात हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे विद्युत उत्पादित करने वाली कंपनी इनमें से कौन सा मेथड यूज़ करेगी? तो आपको पता होगा कि जब कोई कंपनी अपनी सेवा प्रोवाइड कराती है तो यहाँ पे विद्युत उत्पादित करने वाली कंपनी एक तरह से हमें सेवा प्रदान कर रही है, सर्विस प्रोवाइड करा रही है। तो अगर कोई कंपनी सर्विस प्रोवाइड कराती है तो वो वहाँ पर उनके लिए होता है परिचालन मेथड यूज़। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे विद्युत उत्पादन की जगह होता कि कोई कंपनी है जो परिवहन सेवा हमें प्रदान कर रही है, यानी कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है, तो जहाँ भी फैसिलिटी की बात आए तो वहाँ पर आपका कॉस्ट का ना परिचालन मेथड यूज़ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और कोई सेवा दी होती तो वहाँ भी आप परिचालन ही लगाते ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रबंधकीय लेखांकन शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ, सर्वप्रथम प्रयोग हुआ, तो सीधे करेक्ट ऑप्शन पे चलते हैं। प्रबंध लेखांकन का यूज़ यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सबसे पहले यूज़ 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है अब, निम्नलिखित प्रतिभूतियों में से कौन सी शोधनीय नहीं बनाई जा सकती? ऑप्शन नंबर ए समतांश, बी है पूर्वाधिकार अंश, सी है परिवर्तनीय ऋण पत्र या रक्षित ऋण पत्र। सीधे चलते हैं करेक्ट ऑप्शन पे, कौन सी शोधनीय नहीं होती भाई? समतांश, इक्विटी शेयर्स नहीं होते हैं शोधनीय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्यालय के कार्य करने का प्रचलित व स्वीकृत तरीका माना जाता है। तो ये क्वेश्चन तो शायद मैं पहले भी कंप्लीट करा चुकी हूँ, थोड़ा अलग लैंग्वेज में था, यहाँ पे थोड़ा अलग लैंग्वेज में है। तो यहाँ पे आ रहा है कि कार्यालय में कार्य करने का प्रचलित, यानी कि पहले से कोई मेथड यूज़ होता था वही आप फॉलो करते आ रहे हो, उसी तरीके पे बने हुए हो, उसी से कार्य कर रहे हो, तो वो होता है आपका कार्य परिपाटी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। ओके, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, ऋण पत्र क्या है? अल्पकालीन पूंजी, दीर्घकालीन पूंजी, उपरोक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं? तो आप सबको ये तो पता ही होगा कि जो आपके डिवेंचर्स हैं ये लॉन्ग टर्म्स में आते हैं, तो ये आपकी दीर्घकालीन पूंजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए सभी मनुष्यों की समस्त क्रियाएं, या बी सामाजिक मनुष्यों की समस्त क्रियाएं, सी सामाजिक और एकांतवासी मनुष्यों की आर्थिक क्रियाएं, या डी सामाजिक मनुष्यों की आर्थिक क्रियाएं। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उन्होंने सभी मनुष्यों की समस्त क्रियाओं को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित किया, और प्रोफेसर रॉबिन्स ही थे जिन्होंने अर्थशास्त्र को मानव विज्ञान बताया था। ये क्वेश्चन भी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही कंप्लीट किया है ना, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, एक अंकेक्षण किसकी तरह है? तो चलिए इसका सीधे ना करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी, रखवाली करने वाले कुत्ते के समान एक अंकेक्षक को माना गया है। और देखिए ये ना एक किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड से रिलेटेड एक वाद था, जिस मामले में ये निर्णय दिया गया था जस्टिस द्वारा कि एक अंकेक्षक को एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान माना,
और रक्त पिपासा या शिकारी कुत्ता उसको नहीं माना गया था वहाँ पर। तो ये बड़ी ही फेमस लाइन है कि एन ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग बट नॉट अ ब्लड हॉन्ट। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, एक अंकेशक को रखवाली करने वाले कुत्ते के समान माना गया। और किस ये वाद या किस मामले में ये निर्णय दिया गया था वो भी ध्यान रखिएगा। किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड 1896 का ये मामला था जहाँ पर ये निर्णय दिया गया था। ओके, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। नए व्यापार की दशा में गत वर्ष क्या होगा? ऑप्शन ए, जिस तिथि को नया व्यापार शुरू किया जाता है वो, या ऑप्शन नंबर बी, जिस तिथि को नया व्यापार शुरू किया जाता है उस तिथि से वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक की तिथि को गत वर्ष कहा जाता है, या ऑप्शन नंबर सी, जिस तिथि को आय का नया साधन अस्तित्व में आता है उस तिथि से वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक की तिथि को गत वर्ष कहा जाता है, या डी, बी और सी दोनों। देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, यानी बी और सी दोनों ही दशाओं में से किसी भी दशा को गत वर्ष माना जाएगा नए व्यापार की दशा में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ में हमने आज की वीडियो के 20 क्वेश्चंस भी कवर कर लिए हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए यूज़फुल रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय।